कि आज का चैप्टर है, आज आपका कर्मकार या कर्मचारी, इसका नाम कर्मचारी भी रख दिया गया है, क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 वर्कमेंस या एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। यह देखेंगे, यह सामाजिक सुरक्षा संबंधी, सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी संबंधी श्रम विधान है। यह भारत का प्रथम सामाजिक सुरक्षा कानून है, जिसके अंतर्गत दुर्घटना के कारण कर्मचारी की अस्थायी विकलांगता, टेम्पोररी डिसेबिलिटी, अस्थायी आंशिक विकलांगता, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, अस्थायी पूर्ण विकलांगता, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, मृत्यु डेथ हो जाने पर कर्मचारियों को कॉम्पनसेशन देने की व्यवस्था है। आप देखेंगे इसमें व्यवसाय जनित रोग होने पर, अगर कोई कर्मचारी व्यवसायिक काम करता है कारखाने में और उसे व्यवसाय जनित रोग हो जाता है, जो अधिनियम के अंतर्गत 34 निर्धारित किया गया, जैसे दामा, टीबी, कैंसर, एड्स इत्यादि रोग हो जाने पर भी कंपनसेशन देने की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम जो है 5 मार्च 1923 को पारित हुआ। 5 मार्च 1923 को पारित हुआ और देखेंगे कि 1 जुलाई 1924 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए हैं और परिमार्जन भी किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कॉम्पनसेशन देने की व्यवस्था की गई है। 2019 में लेबर कोड को लाया गया और 2020 से 4 लेबर कोड में लेबर कोड ऑन वेजेस, लेबर कोड ऑन सेफ्टी एंड वेलफेयर को लागू किया जा रहा है। लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी अभी लागू नहीं है, हो सकता है कि 2020 के अंत तक लागू हो जाए। तो यह अधिनियम जो है लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत शामिल किया गया है।
इस अधिनियम में 38 सेक्शन है, धाराएं हैं। देखेंगे यह अधिनियम जब लागू नहीं था तो जब भी कर्मकारों की दुर्घटना के कारण शारीरिक क्षति होती थी तो कॉम्पनसेशन लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन के कॉमन लॉ में के तहत कर्मचारी या उसके आश्रितों को अपील करना पड़ता था। कर्मचारी के पक्ष में निर्णय आने पर कॉम्पनसेशन प्राप्त होता था अथवा नहीं होता था। इसको ध्यान में रखते हुए जो विसंगतियां थी उसको रोकने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा, जो अंग्रेजी शासन थी, इस अधिनियम को पारित किया गया और लागू किया गया। देखेंगे इस अधिनियम की विशेषता यही है कि किन कंडीशंस में कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति प्राप्त, कॉम्पनसेशन प्राप्त करने का अधिकार होगा और किन किन परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। कॉम्पनसेशन कितना प्राप्त होगा और कितना प्राप्त नहीं होगा, ये इसके अंतर्गत व्यवस्थाएं की गई है। आप देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न है कर्मकार की परिभाषा दें। दूसरा प्रश्न है आश्रित की परिभाषा दें। तीसरा प्रश्न है विकलांगता की परिभाषा दें। कर्मकार या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का उद्देश्य बताएं। अगला प्रश्न है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के मुख्य प्रावधानों का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट प्रश्न है कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के बंटवारे या वितरण की व्याख्या करें। अगला है निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। पहला हो गया नियोजन से उत्पन्न दुर्घटना संबंधी प्रावधानों पर नोट लिखे।
नियोजन से उत्पन्न, यानी एम्प्लॉयमेंट से, जो काम करते हैं उससे। दूसरा, नियोजन के बाहर, एम्प्लॉयमेंट के बाहर हुई दुर्घटना संबंधी प्रावधानों पर नोट लिखें। तीसरा, कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त कौन है, इनके कार्य बताएं। क्या इनके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है? सकता, स्पष्ट करें। ये आपका प्रश्न हो गया। अब मैं एक एक करके इन प्रश्नों का विश्लेषण करने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं इसको एक मिटा दे रहा हूं। देखिए, पहला प्रश्न है, कर्मकार की परिभाषा दी। अधिनियम के धारा 2(1) के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। कर्मकार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उद्योग या प्रतिष्ठान में नियोजित हो, विनिर्माण प्रक्रिया या कारखाने की सफाई या बिना विनिर्माण प्रक्रियाधीन अन्य कार्यों में काम करता हो। वह नियोजक की देख रेख में काम करता हो अथवा बिना देख रेख का, उसे कर्मकार कहा जाएगा। परंतु कर्मकार की परिभाषा के अंतर्गत निम्न शामिल नहीं होंगे। निम्न शामिल नहीं होंगे। क्या शामिल नहीं होंगे? देखेंगे। थल सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950, जल सेना अधिनियम 1957, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, कारा सेवा, प्रबंधकीय सेवा इत्यादि के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति। तो समझ गए? कर्मकार पूछेगा तो ये उत्तर आप लिख देंगे। दूसरा, आश्रित। आश्रित की परिभाषा दें। डिपेंडेंस अधिनियम की धारा 1
डी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। आश्रित से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कर्मकार के संबंधी है। इसके अंतर्गत निम्न शामिल होते हैं: पत्नी, एक से अधिक पत्नी, धर्मज पुत्र, धर्मज पुत्री, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्री, अधर्मज पुत्र इलीगल, अधर्मज पुत्री, विधवा, पुत्रवधू, विधवा पुत्री, विधवा पुत्री, माता पिता, दादा दादी, वर्तमान में भाई बहन को भी शामिल कर लिया गया है। भाई बहन को भी शामिल कर लिया गया है। सिकेश, सिकेश भाई बहन को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें बैटरी नहीं लगा कोई। देखेंगे कि अगला प्रश्न है विकलांगता। विकलांगता की परिभाषा दे। अधिनियम की धारा 1 GL 1GL के अंतर्गत डिफाइन किया गया कि विकलांगता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब दुर्घटना के कारण किसी कर्मचारी की अस्थायी, अस्थायी, आंशिक, अस्थायी पूर्ण रूप से शारीरिक क्षति हो जाती है तो उसे विकलांगता माना जाएगा। इसकी प्रकृति के अनुसार निम्न प्रकार डिफाइन किया गया है। पहला, अस्थायी विकलांगता, टेम्पोररी डिसेबलमेंट। यदि दुर्घटना का प्रभाव कम से कम 3 दिनों से अधिक का हो तो उसे अस्थायी विकलांगता माना जाएगा। लेकिन 5 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए कॉम्पनसेशन पाने के लिए। दूसरा, अस्थायी आंशिक विकलांगता, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट देखेंगे। यदि दुर्घटना के कारण कर्मचारी की शारीरिक क्षति
100% से कम होती है तो उसे अस्थायी आंशिक विकलांगता माना जाएगा। एग्जाम्पल, एक अंगुली कटने पर 5% विकलांग माना जाएगा। एक हाथ कटने पर 50% विकलांग माना जाएगा। एक पैर कटने पर 50%, एक आंख फूटने पर 50%, एक कान बहरे होने पर 50% विकलांग माना जाएगा। तीसरा, अस्थायी पूर्ण विकलांगता। यदि दुर्घटना के कारण कर्मचारी की शारीरिक क्षति 100% या अधिक होती है तो उसे अस्थायी पूर्ण विकलांगता माना जाएगा। एग्जाम्पल, 2 हाथ कटने पर 100%, एक हाथ एक पैर कटने पर 100%, दोनों पैर कटने पर 100%, दोनों आंख फूटने पर 100%, दोनों कान बहरे होने पर 100% विकलांग माना जाए। तो आपने 3 डिफिनेशन पढ़ा। अब मैं आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का उद्देश्य बताएं। ऑब्जेक्ट्स, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के कई उद्देश्य हैं। यथा, उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, कर्मचारियों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार लाना, दुर्घटना की स्थिति में अस्थायी, अस्थायी आंशिक, अस्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर कर्मचारी को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना, कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना, कर्मचारियों को व्यवसाय जनित रोग हो जाने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना, कर्मचारी की मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतु क्षतिपूर्ति देना, नियोजकों की मनमानी पर रोक लगाना इत्यादि इसके उद्देश्य बताए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्मकार या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के मुख्य प्रावधानों का मूल्यांकन करें। देखेंगे कैसे लिखेंगे। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम विधान है।
इसके तहत कर्मचारी की दुर्घटना होने पर या कर्मचारी को तथा मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। यह अधिनियम जब लागू नहीं था तो ब्रिटेन की कॉमन लॉ के तहत क्षतिपूर्ति के लिए अपील करना पड़ता था, जो बहुत ही कठिन काम था। इसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा 5 मार्च 1923 को यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 जुलाई 1924 से लागू है। इस अधिनियम में 3 देखेंगे निम्न बातें स्पष्ट की गई है। पहला, यह केंद्रीय श्रम विधान है। यह केंद्रीय श्रम विधान है जो पूरे भारत में लागू होता है। पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है था, लेकिन 5 अगस्त 2019 से 370 धारा हटने के बाद यह अपने आप लागू हो गया। राज्यों में लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को है। इस अधिनियम में 38 धाराएं हैं। इस अधिनियम को लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब ये नया चीज हो गया, नया चीज आप लिख देंगे इसमें। तो ये आपको 66वीं बैच के लिए ये सारे चीज नए बहुत से चेंज हो गया है। चेंजिंग को हम पढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे। अब हम उद्देश्य लिखेंगे यहां ऑब्जेक्ट्स 2 लाइन का। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी तथा मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना है। नेक्स्ट हो गया प्रावधान, प्रोविजंस। देखेंगे क्या प्रोविजंस है। प्रावधान, पहला, विस्तार क्षेत्र, स्कोप एंड कवरेज। यह अधिनियम भारत के सभी कारखानों, खान बागानों, बंदरगाहों इत्यादि में लागू होता है। इस अधिनियम में एक अनुसूची 2 दी गई है, जिसमें कुछ नियोजन शामिल है जहां इस अधिनियम के उपबंध लागू होते। समूची सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम के उपबंधों को, प्रोविजंस को किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में लागू कर सकती है। दूसरा पॉइंट, परिभाषा। जो परिभाषा पहले लिखाए हैं उसका सिर्फ नाम लिख देना है। इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मकार, विकलांगता, आश्रित इत्यादि को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, तीसरा देखेंगे। तीसरा है कि क्षतिपूर्ति का दायित्व एवं दशाएं। क्षतिपूर्ति का दायित्व
एवं दशाएं, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पनसेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा और इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इसका इसमें उल्लेख किया गया है। तो क्षतिपूर्ति भुगतान करने का उत्तरदायित्व तो किसका होगा? नियोजक का होगा। सीधे लिखेंगे, क्षतिपूर्ति भुगतान करने का उत्तरदायित्व नियोजक का होगा। इसके लिए निम्न कंडीशन दिए गए हैं, दशाएं हैं। क्या दशाएं हैं देखेंगे। पहली, दुर्घटना नियोजन से उत्पन्न हुई हो, यानी इंप्लॉयमेंट से, मार्कर बनाने से हुई हो, घड़ी बनाने से हुई हो, पंखा बनाने से हुई हो। दुर्घटना नियोजन के दौरान हुई हो, काम के दौरान हुई। दुर्घटना के कारण कर्मचारी की व्यक्तिगत क्षति हुई हो, उसका अपना व्यक्तिगत क्षति हुई हो। नेक्स्ट, दुर्घटना का प्रभाव कम से कम 3 दिनों से अधिक का हो, तब नियोजक कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देगा या कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन निम्न स्थितियों में कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। कौन सा कंडीशन है? नहीं होगा। देखेंगे, कर्मचारी की दुर्घटना दिए गए काम को छोड़कर दूसरे काम करने से हुई। काम दिया गया मार्कर बनाने का, पंखा बनाने लगा, दुर्घटना हो गई हो। कर्मचारी की दुर्घटना नशे के कारण हुई, नशीली पदार्थ का सेवन करता। दुर्घटना मिर्गी के कारण हुई हो, दुर्घटना सुरक्षा उपकरणों के उल्लंघन के कारण हुई हो, दुर्घटना सहयोगी के कारण हुई हो, सहयोगी ढकेल दिया, धक्का दे दिया। दुर्घटना कर्मचारी के उतावला हो जाता, उतावलेपन के कारण हुई। दुर्घटना का प्रभाव 3 दिनों से कम का हो, तो नियोजक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं। लेकिन किसी भी स्थिति में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या स्थायी पीढ़ विकलांगता हो जाता, पूर्ण परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, किसी भी स्थिति में, तो उसे क्षतिपूर्ति देना अनिवार्य होगा। नियोजक के वंश से आता जाता हो, दुर्घटना हो जाती है, तो नियोजक द्वारा क्षतिपूर्ति देना अनिवार्य होगा। लेकिन कर्मचारी अपनी गाड़ी से आता जाता हो, प्राइवेट बस से जाता आता हो, दुर्घटना होती है, तो इसके लिए नियोजक दोषी नहीं होता।